Good morning, class. Today I am going to start the fourth chapter, Moving Charges and Magnetism. In this chapter, first I would like to introduce magnet. Magnet is a word originated from magnetite, which is a natural stone having a property to attract light pieces of iron, and it is आयरन ऑक्साइड। इस तरह से हमने आपको बताया कि मैग्नेट जो है मैग्नेटाइट शब्द से प्राप्त हुआ है। इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्ड मैग्नेटाइट विच इज ए नेचुरल स्टोन। इसकी प्रॉपर्टीज हैं, ये लाइट आयरन पीसेस को अट्रैक्ट करता है। लाइट आयरन पीसेस अट्रैक्ट करता है और यह जो है आयरन ऑक्साइड होता है Fe3O4। इस तरह से मैग्नेटाइट शब्द से प्राप्त होता है। यह एक नेचुरल स्टोन होता है और यह लाइट पीसेज ऑफ आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और ये आयरन ऑक्साइड Fe3O4 होता है। स्टडी ऑफ मैग्नेट, स्टडी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट इज नोन एज मैग्नेटिज्म। स्टडी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट इज नोन एज मैग्नेटिज्म। Study of property of magnet is known as magnetism। मैग्नेट की प्रॉपर्टी का जो स्टडी है उसको हम मैग्नेटिज्म कहते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट इज फर्स्ट स्टडीड इन 16th century बाय डॉक्टर गिलबर्ट। ये आपसे पूछा जाता है कि मैग्नेटिज्म की स्टडी जो है सबसे पहले मैग्नेट की प्रॉपर्टीज की स्टडी किस साइंटिस्ट ने किया था? डॉक्टर गिलबर्ट। और प्रॉपर्टीज आप मैग्नेट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ एक प्रॉपर्टी हम इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे जो कि अक्सर एग्जाम में भी पूछ लेते हैं। आइसोलेटेड पोल्स नॉट एग्जिस्ट। किसी भी मैग्नेट के जो पोल्स होते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोलेटेड पोल्स इज नॉट पॉसिबल। आइसोलेटेड पोल्स का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। आइसोलेटेड पोल्स, इफ वी कट द पोल्स, इफ वी कट द मैग्नेट इनटू स्मॉल पीसेस, then each piece behave like a complete magnet. If we cut the magnet till the size of an atom, then an atom also behaves like a complete magnet. ये आपसे पूछा जा सकता है कि क्या एटम जो है वो कंप्लीट मैग्नेट होता है? एटम इज कंप्लीट मैग्नेट। ये आपसे इस तरह के क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में दे दिया जाए, ये होता है कि नहीं होता है, और होता है तो क्यों होता है? एटम इज ए कंप्लीट मैग्नेट ड्यू टू रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन एटम के चारों तरफ, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। दे फॉर्म ए सर्कुलर लूप एंड देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड इज इंट्रोड्यूस्ड। Magnetic field is produced around the nucleus and an atom behaves like a complete magnet। इस तरह से एक नंबर का ये प्रश्न आता है कि क्या एटम जो है कंप्लीट मैग्नेट होता है? एटम एक कंप्लीट मैग्नेट है क्योंकि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं जो एक करंट सर्कुलर लूप बनाते हैं, जो करंट के कारण जो है करंट कैरिंग कंडक्टर का निर्माण करते हैं और जिसके कारण एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। आफ्टर गिलबर्ट इन 18th century, Christian Ørsted of Denmark
demonstrated that magnetic field is produced by a current carrying conductor. गिलबर्ट के बाद 18th सेंचुरी में इन 1820 क्रिश्चियन ओरस्टेड ऑफ डेनमार्क एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम आपसे पूछा जाएगा। एक एक नंबर के प्रश्न जो आपसे पूछे जाएंगे वो हम आपको इंडिकेट करते चलते हैं। तो क्रिश्चियन ओरस्टेड डेनमार्क ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये डिमॉन्स्ट्रेट किया कि करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। जो एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया जिसको हम ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ Oersted experiment consists of a battery, a key, conducting wire and compass needle. Oersted के एक्सपेरिमेंट में एक बैटरी की, कंडक्टिंग वायर और कंपास नीडल को इस तरह से व्यवस्थित किया। He arranged the conducting wire. He arranged the conducting wire and battery above the compass needle. उन्होंने कंडक्टिंग वायर और बैटरी को कंपास नीडल के ऊपर जो है इस तरह से व्यवस्थित किया। Both are arranged in south north direction. कंपास जो ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट था उसमें बैटरी की और कंडक्टिंग वायर को इस तरह से अरेंज किया। ये बैटरी है। कंपास नीडल के ऊपर कंडक्टिंग वायर को साउथ और नॉर्थ डायरेक्शन में रखा गया, क्योंकि कंपास नीडल जो है हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में ही स्टे करती है। ये इसका अपना नेचुरल बिहेव होता है। तो इनके एक्सपेरिमेंट में इस तरह से उन्होंने जो है अरेंज किया और ये ऑब्जर्वेशन ऑब्टेन किया। व्हेन सर्किट इज ओपन देयर इज नो करंट इन द सर्किट, देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द कंपास नीडल। जब सर्किट ओपन होती है, सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करती है, तो ऐसी स्थिति में कंपास नीडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है। व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड, करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट, कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड। उन्होंने बताया कि जब सर्किट क्लोज होती है, उसमें करंट फ्लो करती है, तो कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन आता है, विच शोज दैट मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। जिसे पता चलता है कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और कंपास नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट होती है। तो उनके कंक्लूजन उन्होंने दिया, जो एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन था वो ये था कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ करंट। मैग्नेटिक फील्ड, पहला तो यह है कि आपका पहला कंक्लूजन, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, इनका पहला कंक्लूजन था। दूसरा, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस with increase in the strength of current, with increasing the strength of current। strength of current
और तीसरा कंक्लूजन इनका था, if the direction of current is reversed by changing the terminals of the battery, deflection is in opposite direction. अगर डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो अगर पहली स्थिति में डिफ्लेक्शन आपका इस तरीके से है तो डायरेक्शन चेंज करने के बाद ये डिफ्लेक्शन आपका अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है। ये आपका इस डायरेक्शन में है तो ये अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है। ये आप उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। 3 कंक्लूजन उन्होंने दिए। करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, पहला। दूसरा, अगर करंट की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तीसरा, यदि हम करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं बाय चेंजिंग द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, देन डिफ्लेक्शन इज इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इस तरह से ओरस्टेड के ये 3 आपके जो कंक्लूजन थे। इस तरह से ओरस्टेड ने बताया कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। इस मैग्नेटिक फील्ड को ज्ञात करने के लिए 2 नियम दिए गए, बायो-सावर्ट लॉ और एम्पियर्स सर्किटल लॉ। तो सबसे पहले हम बायो-सावर्ट लॉ को पढ़ने जा रहे हैं। बायो-सावर्ट लॉ, consider a current carrying conductor of any shape, this is not straight, in which current I is flowing. Consider a current carrying conductor of any shape in which current is passing. Then magnetic field produced at a distance r at any point P is directly proportional to the magnetic field produced by the any small portion of the conductor dl. इसके किसी भी स्मॉल पार्ट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है dV, मैग्नेटिक फील्ड dV produced by the small part of the conductor is directly proportional to the current flowing in the conductor and directly proportional to the length of the conductor and also directly proportional to the sine of angle of theta. ये एंगल जो इस कंडक्टर और पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच में जो एंगल बनता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन थीटा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस between the conductor and point. Combining these results, we get dV proportional to I dl sin theta upon r square. Now taking a proportionality constant, dV equal to mu upon 4 pi I dl sin theta upon r square, where mu upon 4 pi is a proportionality constant. Mu upon 4 pi is a proportionality constant and mu is known as permeability of the medium. Proportionality constant and mu is known as permeability of the medium. Mu is known as permeability. Permeability. It depends on the medium and it is different for the different medium. जैसे आपने परमिटिविटी आपने पढ़ा था उसी तरह से परमिएबिलिटी है. This is for the magnetic field produced by a current carrying conductor. If the conductor is placed in the free space, conductor and point is in the free space, then dV equal to
म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। यदि कंडक्टर फ्री स्पेस में रखा है, कंडक्टर और पॉइंट दोनों फ्री स्पेस में है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज dv इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, वेयर म्यू नॉट इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू नॉट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस ऑफ फ्री स्पेस। तो यदि यहाँ से हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं, ये हो जाता है वैल्यू ऑफ म्यू नॉट अपान 4 पाई इज, यहाँ से आप सबसे पहले जानिए मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट जो होती है, यहाँ लिख लेंगे, आपसे पूछा जाएगा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड in SI system, in SI system is Tesla, is Tesla, इसको T से लिखते हैं। एंड इन सीजियस सिस्टम, सीजियस सिस्टम में इसकी यूनिट जो गॉस होती है, गॉस, टेस्ला, और सीजियस सिस्टम में होता है गॉस। तो आपसे ये पूछा जाता है, एक नंबर का प्रश्न यूनिट पर भी अक्सर पूछ लिया जाता है कि एसआई सिस्टम में इसकी यूनिट जो होती है टेस्ला होती है, और सीजीएस सिस्टम में इसकी यूनिट जो होती है वो गॉस होती है। तो इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू अगर हम यहाँ से काउंट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और इनकी सबकी यूनिट रखेंगे आप, डीएल जो है वो भी लेंथ है, आर भी लेंथ है, इसको जब आप करेक्ट करेंगे तो होता है 10 की पावर -7 टेस्ला, यहाँ से मीटर एक कट जाएगा, टेस्ला मीटर अपान एम्पियर। वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज 10 की पावर -7 टेस्ला मीटर एम्पियर स्क्वायर। अब इसमें इस प्रोडक्ट को हम कहते हैं करंट एलिमेंट। एक एक नंबर के प्रश्न आपसे जो पूछे जा सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ आइडियल, प्रोडक्ट ऑफ आइडियल इज कॉल्ड करंट एलिमेंट। पूछा जाए व्हाट इज करंट एलिमेंट, तो प्रोडक्ट ऑफ आइडियल इज नोन एज करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट क्या है, और इसकी डायरेक्शन होती है इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, डायरेक्शन इन द फ्लो ऑफ करंट। ये आपके एक एक नंबर के प्रश्न, या इनका यूज करना होगा इन द करंट। डायरेक्शन इज, डायरेक्शन ऑफ आइडियल इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी आपकी डायरेक्शन होती है इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आइडियल इज कॉल्ड करंट एलिमेंट, ये है वेक्टर क्वांटिटी, ये भी लिख लेंगे आप, वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी डायरेक्शन होती है इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये कुछ क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं, हम आपको इंडिकेट करते रहते हैं। इसके बाद जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है dV आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, पूरे कंडक्टर के लिए जब हम ज्ञात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू होल कंडक्टर B, dV जो है स्मॉल पार्ट के लिए है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू होल कंडक्टर इज म्यू नॉट अपान 4 पाई आई साइन थीटा, आइडियल साइन थीटा, और होल के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। पूरे पार्ट के लिए जब मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करेंगे इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं। दिस इज म्यू नॉट अपान 4 पाई आई, यहाँ आई कांस्टेंट है, सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं, केवल डीएल की वैल्यू बदलेगी, आई साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, और ये इंटीग्रेशन होता है डीएल।
This is the Biot-Savart law. Magnetic field produced by any shape of conductor. Conductor of any shape. इस तरह से ये होता है और इसमें इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करने का ये फार्मूला बायो-सैवर्ट ने दिया। जैसे कि आप जानते हो मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके मैग्नीट्यूड को हम इस तरीके से ज्ञात करते हैं। इसकी डायरेक्शन को ज्ञात करने के लिए दो नियम दिए गए हैं। पहला है राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल, दाएं हाथ की हथेली का नियम हिंदी में कहते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, वी स्ट्रेच आवर, कंसीडर ए करंट कैरिंग कंडक्टर in which current I is flowing. We stretch our right hand such that thumb represents the direction of current and fingers represents the in the direction of point where we have to find out the magnetic field. इस तरीके से then magnetic field is perpendicular to the direction of the palm. हम अपने दाएं हाथ को इस तरह से फैलाएंगे कि थंब जो है करंट की दिशा में हो और फिंगर्स जो है पॉइंट की दिशा में हो, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है पाम के परपेंडिकुलर होता है। इसके परपेंडिकुलर का मतलब, पाम के परपेंडिकुलर का मतलब इनवर्ड डायरेक्शन, इसके अंदर की तरफ जाएगा, इनवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पर आपने अप्लाई किया इनवर्ड डायरेक्शन, परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन, इस तरीके से। अगर यहाँ करंट की डायरेक्शन को बदल दिया जाए तो ये आपको कई तरीके से अप्लाई करना होगा, जो आपको ज्ञात करना होगा। कंडीशन क्वेश्चन में आएंगे सब। ऐसे में हम क्या करते हैं कि अपनी हथेली को करंट की दिशा में इस तरह से रखते हैं, तो परपेंडिकुलर इन आउटवर्ड डायरेक्शन, पाम जो होगी उसी के परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन। परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन। इस तरह से इस नियम को अप्लाई करके आप जो है ज्ञात करेंगे। वी स्ट्रेच आवर राइट हैंड पाम सच दैट करंट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड फिंगर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट where we have to find out the magnetic field. Then magnetic field is perpendicular to the palm. हथेली के जो है परपेंडिकुलर होती है। इस तरह से इसमें आपका इनवर्ड और इसमें आउटवर्ड। दूसरा नियम इसका है राइट हैंड थंब रूल। सबसे आसान यही रूल है जो आपको अभी हमने बताया, आपको इसी को अप्लाई करके ज्ञात करना होगा हर जगह। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल में हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि कोई करंट कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रही है। वी ग्रास्प द कंडक्टर सच दैट, इसको हम इस तरीके से पकड़ते हैं, वी होल्ड द कंडक्टर सच दैट थंब रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन में होता है। देन कर्ल ऑफ फिंगर्स रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जो हमारी अंगुलियां होती हैं ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को शो करती हैं। थंब करंट की डायरेक्शन में और कर्ल ऑफ फिंगर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से, इसमें जब हम पकड़ते हैं इस तरह से तो कर्ल ऑफ फिंगर्स इस तरह बन रही हैं इस तरह से, और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसी तरह से अगर ये डायरेक्शन आपकी ऐसे है तो हम इसको ऐसे पकड़ेंगे
करंट की डायरेक्शन में हमारा अंगूठा होता है, इसको ऐसे पकड़ेंगे और हमारी फिंगर्स जो है वो क्लॉक वाइज डायरेक्शन में हो जाएंगी। इट इज इन क्लॉक वाइज डायरेक्शन, क्लॉक वाइज डायरेक्शन। इस तरह से दो नियम दिए गए हैं आपको कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को हम कैसे ज्ञात करते हैं, ये हो गया। और इसके बाद बायो सावर्ट लॉ पर जो बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, विभिन्न टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर अगर साइन थीटा की वैल्यू हम 0 रख दें, इफ थीटा, केस 1 इसमें क्या अराइज होता है, इफ थीटा इक्वल टू 0, मैग्नेटिक फील्ड इज 0, साइन 0 यहाँ रख देंगे कि पूरी वैल्यू 0 हो जाती है। देयरफॉर यहाँ से आपका आता है कि मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज 0। ये चीज़ें आपको पढ़ना है और अप्लाई करना। बहुत सारे क्वेश्चंस जो आएंगे उनमें अप्लाई करना। आपसे पूछ लिया जाए कि करंट की डायरेक्शन में क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी, अभी चित्र बना के हम आपको समझाते हैं, इस पे न्यूमेरिकल्स भी हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड इज 0, मैग्नेटिक फील्ड इज 0 in the direction, और ये अगर 180 होता है तो भी 0 होता है, 180 की भी वैल्यू 0 होती है। थीटा इक्वल टू 0 और 180 डिग्री, दोनों केस में मैग्नेटिक फील्ड इज 0 इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और अपोजिट डायरेक्शन, दोनों में होता है अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। ये आपसे इस नियम का बार बार एप्लीकेशन आपको करना होगा। न्यूमेरिकल्स आपसे इस पे पूछे जाते हैं। तो करंट की डायरेक्शन हो या करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आपको ज्ञात करना हो तो वहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है। केस 2 है कि मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम कब होती है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, बी इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई, और dl का जो भी इंटीग्रेशन आएगा आई dl अपान आर स्क्वायर। इस तरीके से जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, उसी कंडीशन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होती है। अब आपसे नाउ बायो सावर्ट लॉ के एप्लीकेशंस हम कैसे करते हैं आपको हमें समझा रहे हैं, कैसे अप्लाई करना होगा। फर्स्ट सर्कुलर लूप का एग्जांपल लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए सर्कुलर लूप, magnetic field produced by a circular loop. किसी सर्कुलर लूप के कारण जो है मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगी, ये कंसीडर ये सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r in which current I is flowing as shown in the figure। ये मान लीजिए आपका इसमें करंट I फ्लो हो रही है और इस तरीके से, और कंसीडर ये सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r in which current I is flowing as shown in the figure। Magnetic field produced due to a small part dl dB equal to mu naught upon 4 pi I dl sin theta upon r square। सर्कुलर लूप का एग्जाम्पल आपको हम समझा रहे हैं। As we know that radius is always perpendicular to each point of the circle, therefore theta equal to 90 degree। Radius is perpendicular to every point of the circle, theta equal to 90 degree इसलिए ले लिया जाता है। dB equal to mu naught upon 4 pi I dl साइन थीटा की वैल्यू 90 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, दिस इज अपॉन आर स्क्वायर। पूरे सर्कल के कारण मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंप्लीट सर्कल बी इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, म्यू अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन डीएल। ये डीएल का इंटीग्रेशन का मतलब पूरा डीएल को अगर हम ऐड करें
इंटीग्रेशन का मतलब कंटिन्यूअस समेशन, सबको अगर ऐड करें तो ये आपका हो जाता है सरकमफरेंस के बराबर हो जाता है I/r² 2πr। इंटीग्रेशन ऑफ dl इज इक्वल 2πr। इस तरह से आपका ये पाई कैंसिल हो जाएगा, एक r कैंसिल होगा, तो μ0/2 ये हो गया 2I/r। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी ये भी आप देखिए, इस तरीके से इसको अगर हम लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इज इन परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड ये आपकी इस तरह से यहाँ भी लेंगे तो आपकी यहाँ राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग ये इनवर्ड डायरेक्शन में आएगी, परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन। ये मैग्नेटिक फील्ड होती है, आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय वन टर्न इफ, तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर फॉर वन टर्न। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर फॉर n टर्न्स के लिए, अगर हम इसमें n टर्न्स हों तो अगर ज्ञात करें μ0 यहाँ n टाइम्स हो जाएगा Ni/2r। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कॉइल ऑफ n टर्न्स। अगर उसमें n टर्न है और नेट इसकी डायरेक्शन आपकी होगी इनवर्ड डायरेक्शन, बिकॉज इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की आपने ज्ञात किया मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। इसमें आपको कई तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेटा, न्यूमेरिकल में आपने यूज करना है। यदि मैं आपकी कॉइल जो है मान लीजिए ये XY प्लेन में है, तो आपने देखा कि ये अलोंग जेड एक्सिस हो जा रहा है नीचे की तरफ, या करंट की डायरेक्शन अगर हम चेंज कर दें, ये मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में अलोंग जेड एक्सिस। तो आप नियम इसको याद रखिए, ये हम आपको यहाँ लिख रहे हैं, ये आपने नोट किया होगा। इफ कॉइल इज इन द XY प्लेन, इफ कॉइल सर्कुलर कॉइल इज इन XY प्लेन, XY प्लेन, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, किस तरफ होगी? मैग्नेटिक फील्ड is along z direction, is along z axis, XY प्लेन में अगर कॉइल है तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन z प्लेन में होगी along z एक्सिस। अगर कॉइल आपकी जो है YZ प्लेन में है, YZ प्लेन में है, तो YZ प्लेन के जो परपेंडिकुलर होता है वो x एक्सिस होती है। YZ प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड इज along, मैग्नेटिक फील्ड is along x axis, is along x axis। ये आपको इन सारे रूल्स का यूज करना है। आपको जब न्यूमेरिकल आप सॉल्व करने जाएं तो आप ये देखें कि अगर कहा गया कॉइल XY प्लेन में है और दो कॉइल एक दूसरे के ऊपर रख दी गई हैं तो कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें आपने देखना है, वो यूज करना है। और अगर XY प्लेन और YZ और ZX प्लेन में अगर कॉइल है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन Y एक्सिस के अलांग होती है। तो बहुत सारे रूल्स आपको अप्लाई करने हैं। आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सेमी सर्कल। जैसे ये आपको दे दिया, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, आप इसको यूज करिए। फाइंड द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द center of the semicircle in which current I is flowing as shown in the figure। तो इसमें दो स्ट्रेट पार्ट हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट पार्ट, इसको आप देखिए, ऐसे बहुत सारे नियम आपको अप्लाई करने होंगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट पार्ट, सेंटर ये है आपका, तो आप देख रहे हो करंट की दिशा में ही ये आपका सेंटर है और इसलिए मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो ड्यू टू स्ट्रेट पार्ट। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट पार्ट इज जीरो।
आपको अभी हमने बताया था करंट की डायरेक्शन में हो या करंट की अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो इन दोनों के कारण जो है मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी। सेमी सर्कुलर पार्ट के कारण जो है, सेमी सर्कुलर पार्ट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर पार्ट इज, आपने अभी देखा था म्यू नॉट अपान 2 पाई 2I अपान आर, इसका आधा हो जाएगा 1/2 कर लेंगे, तो ये आपका हो जाता है म्यू नॉट अपान 4 पाई I अपान आर। दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस कंस्ट्रक्शन एंड इट इज इन द, अब इसको अगर डायरेक्शन हम ज्ञात करेंगे, इट इज इनवर्ड डायरेक्शन टू द प्लेन ऑफ द कंडक्टर। डायरेक्शन भी आपको लिखना होगा, ये आपका हो जाएगा मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, इनवर्ड डायरेक्शन, इनवर्ड डायरेक्शन, इनवर्ड डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द कंडक्टर, जिस प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर होगा। ये बहुत सारे रूल्स आपको अप्लाई करने, हमने काफ़ी डिस्क्रिप्टिव आपको बताया है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम A to Z हर टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैसे अराइज होते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस कैसे अराइज होते हैं, न्यूमेरिकल्स को हम, डिफरेंट न्यूमेरिकल्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं। आप भरोसा रखिए कि आप पूरे न्यूमेरिकल्स को, पूरे PYQ को खुद सॉल्व कर लेंगे। अप्रॉक्सीमेट 90 एबव आप जो है खुद सॉल्व कर लेंगे, जितने PYQ हैं, चाहे जो भी एग्जाम आइडिया हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो, तो आप सारे रूल्स को हम बताते हैं। आप हमें